वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। करंट अफेयर्स की इस टाइम स्लॉट पे ये आपके लिए बेस्ट क्लासेस साबित होने वाली हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। आज में हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें यूनेस्को की एक लिस्ट में इंडिया का एक शहर शामिल हुआ है। साथ में T20 में सबसे तेज 400 विकेट भी किसने लिया है, ये भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में। एंड बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं। सो करेंगे हम लोग इस वीडियो में, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण, रेगुलर जरूर से देखिएगा डेली करंट अफेयर्स एग्जाम तक पे, एंड क्विज जरूर से अटेम्प्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में T20 में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। T20 मतलब ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, T20 इन द सेंस कि यहाँ पर अभी जो ICC के मैच चल रहे हैं वो भी है, साथ में जो भी सीरीज चलती है उस देश की वो भी है, साथ में IPL जैसी और भी टूर्नामेंट्स हैं, इन सब मिलाकर जो है सबसे तेज 400 विकेट लिए हैं अभी राशिद खान ने। अफगानिस्तान के स्पिनर गेंदबाज हैं और इंडिया में तो बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता होगा IPL में सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हैं, अफगानिस्तान देश के हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना इनके बारे में, इन्होंने जो है अभी T20 में सबसे तेज 400 विकेट लिए हैं। अच्छा, इन्होंने हाल ही में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 100 विकेट भी पार किए थे अगेंस्ट द पाकिस्तान मैच। तो वहाँ पर भी उनका एक रिकॉर्ड था कि अभी तक जो है 5 से 6 गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट पार किया और ओवरऑल T20 में 400 विकेट ले लिए हैं। और सबसे तेज मतलब इन्होंने जो है 289 मैच ही खेले अभी तक, मतलब जो है T20 मैच 290 मैचों में। और वो इनकी एज कितनी है, मात्र 23 साल, ठीक है ना, 23 या 22 साल है। तो काफ़ी यंग एज में इन्होंने बहुत कुछ मतलब जो है अचीव किया है। एंड ये इनके बारे में रिकॉर्ड आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। स्पिन गेंदबाज है राशिद खान, अफगानिस्तान देश के हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो रिसेंट मैच हुआ, मार्टिन गप्टिल को आउट करके इन्होंने जो है 400 विकेट हासिल किए। इसके अलावा जो है सिर्फ 3 गेंदबाज इनके अलावा जिन्होंने 400 का आंकड़ा पार किया है। कौन से हैं? सबसे पहले तो ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि अभी इन्होंने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच था उसके बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। तो ड्वेन ब्रावो के नाम पे 553 विकेट है ओवरऑल T20 मैचेस में। हालांकि ये हो सकता है कि ड्वेन ब्रावो IPL वगैरह और भी खेल सकते हैं, अब पक्का कंफर्म नहीं है। सेकंड नंबर पे इमरान ताहिर मिलेंगे आपको साउथ अफ्रीका के। थर्ड नंबर पे अगेन वेस्ट इंडीज़ के सुनील नारायण मिलेंगे, जो कि शायद जो है कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं IPL में। तो इन सभी के जो है 400 से ज़्यादा विकेट है। राशिद खान के भी 400 हो चुके हैं, लेकिन राशिद खान ने सबसे जल्दी किए हैं, ठीक है ना। इनके जो है 300 प्लस मैच हैं लगभग सबके, और ड्वेन ब्रावो के तो टोटल मैच भी 512 हैं T20 के। तो ये थोड़ा सा राशिद खान के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, सीधा क्वेश्चन बनता है। एंड मैं आपको 4 ग्रैंड मास्टर बनाऊंगा, मतलब बताऊंगा भारत के, क्योंकि ये चारों ही ग्रैंड मास्टर 2021 में बने हैं। ये जो है शतरंज से संबंधित, पहली बात तो ये याद रखना, ग्रैंड मास्टर जो है ना ये उपाधि, ये शतरंज से संबंधित है। भारत के पहले कौन बने थे, तो विश्वनाथन आनंद बने थे, आपको याद रखना विश्वनाथन आनंद 1991 के आसपास बने थे। उसी कारण से इनको जो है पहली बार खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले अगर बात की विश्वनाथन आनंद को ही मिला था 1991 में। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना, विश्वनाथन आनंद के बाद उसके बाद लगातार से बनते गए हैं। और अभी जो है 71वें ग्रैंड मास्टर रिसेंटली बने संकल्प गुप्ता, सर्बिया में इन्होंने जो है ये उपाधि हासिल की है संकल्प गुप्ता ने, याद रखना आपको 71st ग्रैंड मास्टर। अच्छा, इंडिया में भी जो है ना सबसे ज़्यादा ग्रैंड मास्टर ये किस स्टेट से है, तो तमिलनाडु से है। अभी मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है, पर तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं। संकल्प गुप्ता का नाम आपको याद रखना, ये 71st ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ऋत्विक राजा बने थे 69th, ठीक है। उनसे पहले हर्षित राजा बने थे 68th। सॉरी यहाँ पर जो है आंकड़ा थोड़ा सा गलत हो गया। ऋत्विक राजा जो है 70th बने थे, 70वें ग्रैंड मास्टर बने थे। हर्षित राजा जो है 69th बने थे, बिल्कुल सही है, हर्षित राजा 69th। एंड अर्जुन कल्याण जो है ना ये थे 68। अर्जुन कल्याण मतलब अप्रैल से पहले ही बन चुके थे, मतलब इस साल की स्टार्टिंग में। फिर हर्षित राजा एंड ऋत्विक राजा ये दोनों लगातार ही बने, मतलब अगस्त सितंबर में। तो इन दोनों का नाम याद रखना, 69th पे है हर्षित राजा, 70 पे है ऋत्विक राजा।
एंड संकल्प गुप्ता जो है अभी रिसेंट 71st ग्रैंड मास्टर हैं। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, 71st है कौन से संकल्प गुप्ता, ऋत्विक राजा 70वें है, हर्षित राजा 69th है, एंड अर्जुन कल्याण जो है 68 है। ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसीलिए जो है थोड़े से ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। एंड थर्ड क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज लिस्ट में शामिल किया है। मतलब कौन सी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली कौन सी बात कर रहे हैं आप, तो ये अलग लिस्ट है। मैं आपको पहले यूनेस्को के बारे में बता लेता हूँ। यूनेस्को के पास में बहुत सारी अलग अलग लिस्ट है। पहले यूनेस्को के बारे में जान लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म मिलेगी आपको। 1945 में होती है स्थापना। हेडक्वार्टर्स मिलेंगे इसके पेरिस में। प्रेजेंट टाइम में आंद्रे एजोले द्वारा ये यूनेस्को के हेड है। तो ये तो यूनेस्को के बारे में बेसिक बात हो गई। अब यूनेस्को के बारे में एक प्रसिद्ध लिस्ट है जो कि है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ठीक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। वो हेरिटेज सिटीज़ को दर्शाने के लिए या फिर जो भी हेरिटेज होता है उसके लिए जो है ये लिस्ट बनाई जाती है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, जिसपे के बारे में एग्जाम तक हिंदी.com पर डिटेल में आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग जाकर पढ़ना जरूर से, मज़ा आ जाएगा। 40 भारत में लिस्ट है अभी टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अगर बात करें 39 कौन सी थी, तो वो थी अगर बात करें रुद्रेश्वर टेम्पल इन द तेलंगाना। एंड 40th लिस्ट कौन सी थी, लोथल गुजरात वाला, हड़प्पा सभ्यता का शहर। तो ये तो वो हो गई वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट वाली। ये कौन सी, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज लिस्ट, यानी कि ऐसी सिटीज है, क्रिएटिव है, जो अपने अगर बात की जाए अपनी जो धरोहर है या फिर उसके बारे में जो प्रसिद्ध है उसको संजो कर रखा है, उसको अभी भी जो है महत्व दिया है। और इस सिटी के रूप में श्रीनगर को हाल ही में शामिल किया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ लिस्ट में। अब यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ लिस्ट में आने से यहाँ का जो है टूरिज्म वगैरह काफ़ी कुछ जो है डेवलप होने वाला आने वाले टाइम में, कि वर्ल्ड लेवल के जो टूरिस्ट आते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी सिटीज़ में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, भारत में ये कौन सी, मतलब अभी तक कितनी है सिटी, तो भारत में अभी तक जो है मात्र अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 सिटी थी पहले। कौन सी थी, जयपुर शामिल थी ऑलरेडी, वाराणसी थी, चेन्नई थी, और साथ में एक और थी अगर बात की जाए कौन सी है, मुंबई। तो ये आपको याद रखना, अभी 5 हो चुके हैं, जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, श्रीनगर एंड मुंबई। तो ये पांचों सिटी का नाम याद रखना। जयपुर को अपने हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के लिए शामिल किया था, वाराणसी एंड चेन्नई को भी जो है फोक आर्ट के लिए इनको भी शामिल किया गया था, बाकी श्रीनगर को भी हाल ही में रिसेंट में शामिल किया है, आपको याद रखना है। तो 5 शहर हो गए, और इन पांचों शहरों के नाम याद रखना, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज लिस्ट में शामिल किया है इनको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर मिलेगा आपको झेलम नदी के किनारे, एंड ये है जम्मू कश्मीर की कैपिटल अलॉन्ग विद द जम्मू। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये आप लोग देख पाएंगे श्रीनगर का ही एक बहुत ही शानदार फोटो है। यहाँ पर डल झील मिलेगी आपको, वुलर झील मिलेगी, ये सब यहीं पर है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना, डल झील एंड वुलर झील बहुत ही प्रसिद्ध झीलें हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के स्कूलों में पंजाबी भाषा को अनिवार्य करने का विधेयक लाया गया है। तो जाहिर सी बात है, अब इसका आंसर तो आपको पता चलेगा कि पंजाब है। पंजाब में अभी रिसेंट किया गया है, कक्षा 1 से 10वीं तक के जो भी स्कूल हैं वहाँ पर अभी इसकी जो है ये विधेयक लाया जाएगा। कहाँ पर, पंजाब की विधानसभा में, जो अगला सत्र आएगा उसमें ये लाया जाएगा। अगर पास हो जाता है तो फिर ये पंजाब में लागू हो जाएगा, जहाँ पर कक्षा 1 से 10वीं तक पंजाबी भाषा को अनिवार्य करना पड़ेगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्कूल हो या फिर हिंदी मीडियम का स्कूल हो, कैसा भी हो, पंजाबी लैंग्वेज कंपलसरी हो जाएगी वहाँ पर। और जो स्कूल ऐसे रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, पहली बार में 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा, दूसरी बार में और ज़्यादा होगा, इस तरह से कुछ जुर्माने वगैरह होंगे। लेकिन आपको याद रखना, पंजाबी भाषा को जो है अनिवार्य करने का ये विधेयक अभी पंजाब में आया है, अभी पास नहीं हुआ है, ठीक है ना, मैंने कहा कि अभी आया है, पंजाब विधानसभा में पेश होगा, देखते हैं फिर क्या होता है इसका फाइनली। अभी आपको पता होगा पिछले साल ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके तहत रीजनल लैंग्वेजेस को अगर बात करें ऑप्शनल की तरह डाला गया था, कि कक्षा 1 से 5वीं तक तो किसी एक रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना होगा। यहाँ पर जो बात हो रही है ये कक्षा 1 से 10वीं तक हो रही है। तो ये जो है पंजाब सरकार की बात है अलग से। पंजाब की अगर बात किया, 23वां जिला कौन सा बना था, मलेरकोटला नाम का एक 23वां जिला बना था। यानी कि अभी पंजाब में टोटल कितने जिले हैं, तो 23rd डिस्ट्रिक्ट है इन द पंजाब। नेक्स्ट अगर बात की है, चरणजीत सिंह चन्नी जो है यहाँ के सीएम है प्रेजेंट टाइम में। अगले साल यहाँ पर भी इलेक्शन होने वाला है विद द यूपी। एंड यहाँ के राज्यपाल कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो बनवारी लाल पुरोहित जो है ये पंजाब के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं। तो बनवारी लाल पुरोहित जी का नाम याद रखना, पंजाब के गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है 5वें क्वेश्चन की,
पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की जो है वांग यापिंग, ये वांग यापिंग नाम है, ये अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली उस देश की पहली महिला बनी है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना। अभी चाइना का एक जो है अगर बात की जाए मिशन गया था स्पेस में, जहाँ पर वांग यापिंग भी शामिल थी और उन्होंने स्पेस में चहलकदमी की, यानी कि वो जो अपने जो अंतरिक्ष यान होता है उससे बाहर आई और अंतरिक्ष में स्पेस में जो उसने वॉक की, तो ये ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई। तो इसलिए चाइना से संबंधित है। चाइना से संबंधित एक्चुअल में कई बार एग्जाम में पूछते हैं, तो वांग यापिंग का नाम याद रखना। ये चाइना की अगर बात की जाए तो स्पेस मिशन में शामिल थी वांग यापिंग, चाइना। नेक्स्ट अगर बात करें चाइना की, बीजिंग कैपिटल मिलेगी, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति मिलेंगे। 13 देशों के साथ चाइना बॉर्डर बनाता है, जो कि सबसे लंबा बॉर्डर है। साथ में यहाँ पर 2022 में बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट होने वाले, 2 मेजर स्पोर्ट्स इवेंट है, एशियन गेम्स, साथ में अगर बात करें विंटर ओलंपिक्स। तो ये दोनों भी आपको चाइना के बारे में याद रखना है। झुरोंग रोवर आपको पता होगा, एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा था, मार्स रोवर था ये झुरोंग की। ये क्या है, तो ये जो है मंगलयान का रोवर था चाइना का। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, हाल ही में किसे मरणोपरांत बसव श्री पुरस्कार दिया गया। तो बसव श्री पुरस्कार जो है हाल ही में किसे दिया गया, ये पुनीत राजकुमार जो कन्नड़ एक्टर थे, रिसेंट में इनकी डेथ हो गई थी, इनको ये अवार्ड दिया गया है, आपको याद रखना है। बसव श्री पुरस्कार जो है विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में समाज सेवा में, और पुनीत राजकुमार के बारे में आपको बता दूं, इन्होंने जो है एजुकेशन के लिए, साथ में अगर बात की जाए जो अनाथालय हैं उनके लिए, ऑर्फनेज जो है एंड ओल्ड एज होम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया था। लगभग इनके अंडर में 1800 से ज़्यादा चिल्ड्रन जो है अपनी एजुकेशन कर रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट पुनीत राजकुमार उनको करवा रहे थे। इसी तरह से बहुत सारे एनजीओज वगैरह के लिए काम करते थे। तो बसव श्री पुरस्कार उन्हीं को दिया जाता है जो समाज सेवा में काम करते हैं। तो इनको हाल ही में रिसेंटली मिला है, 1997 में ये अवार्ड शुरू किया गया था। एंड ये जो है अगर बात की जाए 5 लाख रुपए की यहाँ पर पुरस्कार राशि है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात की जाए ये अवार्ड, तो पीटी ऊषा जो आपको पता होगा उड़न परी कहते हैं, इनको भी मिल चुका है ये। साथ में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई जिनको नोबेल शांति मिला था, उनको भी अवार्ड मिल चुका है। तो मतलब ये काफ़ी सारे बड़े बड़े लोगों को भी अवार्ड मिला है। बसव श्री अवार्ड के बारे में थोड़ा सा याद रखना, समाज सेवा से संबंधित है, 1997 से स्टार्ट हुआ और 5 लाख की पुरस्कार राशि है। ये हैं पुनीत राजकुमार जिनकी रिसेंट में डेथ हो गई, आपको इनके बारे में भी याद रखना है, मैंने बताया था। एंड यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इस पुरस्कार के बारे में भी डिटेल है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर नव वर्ष जो है बेस्टू वर्ष के रूप में मनाया गया। तो बेस्टू वर्ष के रूप में नव वर्ष जो है, ये मैं आपको बता दूं दीपावली के अगले दिन, गोवर्धन पूजा वाले दिन जो है, ये गुजरात में मनाया जाता है। जो अगर बात की गुजराती लोग जो है इसको नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, यानी कि न्यू ईयर है उनका। तो ये गुजराती न्यू ईयर आपको जो है दीपावली के जस्ट अगले दिन मिलेगा, गोवर्धन पूजा वाले दिन। ये आपको याद रखना, बेस्टू वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा सा याद रखना, इसमें जो है बिजनेसमैन वगैरह पूजा करते हैं, वो सब होता है, ठीक है। अगर बात की जाए इस स्टेट की, तो यहाँ पर जो है सबसे लंबी तट रेखा, कोस्टल लाइन जो है सबसे लंबी किसकी है, तो ये मिलेगी आपको गुजरात की। साथ में सीएम कौन है यहाँ के, तो अभी जो है भूपेंद्र पटेल सीएम है। एंड सत्यदेव नारायण आर्य, ये आचार्य देवव्रत जो है ना, ये प्रेजेंट टाइम में गुजरात के राज्यपाल है, आपको याद रखना आचार्य देवव्रत। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 33 आपको डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे। एंड यहाँ पर 183 जो है असेंबली की सीटें मिलेगी। अगले साल के एंड में यहाँ पर भी इलेक्शंस होने वाले हैं। सो आपको सीटों का नाम यहाँ पर इसलिए याद रखना, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, उसकी हाइट 183 मीटर है एंड वो इसी विधानसभा सीटों के लिए रखी गई है। नेक्स्ट है 8वां एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला ओपन एयर रूफ टॉप मूव इन थिएटर कहाँ पर लॉन्च हुआ है। मतलब ये किस तरह का है, ओपन एयर मतलब कि खुले आसमान के नीचे, रूफ टॉप यानी कि छत के ऊपर जो है, मूव इन यानी कि आप अपनी व्हीकल्स लेकर जाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली 4 व्हीलर, तो आप कार लेकर जाएंगे, उसी में बैठे रहेंगे, आप लोगों के सामने स्क्रीन लगी हुई एंड वहाँ पर मूवी देख पाएंगे। ओपन एयर मतलब इस तरह का अलग सा एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये हुआ है मुंबई में, आपको याद रखना। तो थोड़ा सा कि इंडिया में अभी तक पहली बार ही ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, कार में ही बैठे बैठे मूवी देख लो। एंड ये ओपन एयर रूफटॉप है, भाई साहब पता नहीं कैसी ओपन एयर रूफटॉप हो गई है। तो ये आपको मुंबई के बारे में याद रखना। बाकी यही थे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंडेक्स एंड रैंकिंग वाली वीडियोस पर मैं काम कर रहा हूँ, पीडीएफ उसकी आज बन जाएगी, कल तक आपको वीडियो मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड मैं एवरीथिंग जो भी 30 से 35 इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं उनको कवर अप करने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। सो उसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत अच्छा फ़र्क दिखेगा। बाकी 2.0 पर अभी तक जितनी भी वीडियो आई है
सभी को देख लेना, एक भी पीछे मत रखना, सभी इंपॉर्टेंट है। अब है आज का क्वेश्चन, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। सो पद्म पुरस्कारों की शुरुआत, साथ में मैं आपको बता दूं भारत रत्न की भी शुरुआत उसी साल हुई थी। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड पद्म पुरस्कारों में कौन से 3 पुरस्कार हैं, सीक्वेंस वाइज लिखिएगा, सबसे ऊपर, सबसे एंड उसके बाद। तो इस तरह से 3 पद्म पुरस्कार और उनकी शुरुआत कब हुई, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।